Hello, students. We are again here on this platform to study W. Yeats' one of the best poem, A Prayer for My Daughter. Okay, students? तो हम लोग फिर से एक बार इकट्ठा हैं यहाँ पर इस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी करने के लिए। डब्ल्यू बी ईट्स की एक प्रसिद्ध रचना है ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। स्टूडेंट्स, आई थिंक पिछले टर्न पे हम लोगों ने इस पोएम को स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। काफ़ी सारी बातें मैंने बताई थी कि क्या ऑब्जेक्टिव है डब्ल्यू बी ईट्स का इस पोएम को लिखने के पहले, क्या वो कहना चाहता है, क्या उसका विज़न है इस पोएम में, क्या इसके हिडन मीनिंग्स हैं, क्या इसकी सरफेस मीनिंग है। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कशन हो लिया था पिछले टर्न पे। और मेरा ख्याल है कि कुछ लाइनें शुरुआत की मैंने पढ़ा भी दी थी आप लोगों को। तो जहाँ तक हमने पढ़ाया था उससे आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस। तो in the initial part of this poem, I have explained the anxiety and worry of this great man W. B. Yeats. मैंने इसके स्टार्टिंग पैसेज में आप लोगों को बताया था कि एक इस महान रचनाकार डब्ल्यू बी ईट्स की जो चिंताएं हैं, जो अनिश्चितता के दौर में वो जी रहा है, एक ऐसे दौर में जबकि चारों ओर असुरक्षा और अनिश्चितता का दौर है। इंग्लैंड और आयरलैंड का जो वॉर की स्थिति बनी हुई है उसमें, ऐसे समय में उसकी बेटी ने जन्म लिया है। तो वो अपनी बेटी की लाइफ को लेकर के, अपने बेटी के आइंदा मुस्तकबिल को लेकर के बड़ा ही चिंतित है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसकी बेटी कैसी जिंदगी पाएगी इस दुनिया में। ये जो आधुनिकता की दौड़ है, ये आधुनिकता की दौड़ जहाँ भौतिक सौंदर्य और भौतिकवादी जो विचारधाराएं हैं वो मानव की सभ्यता को न जाने कहाँ ले जाना चाहती हैं। तो इस वर्तमान की डामाडोल स्थिति को देखते हुए, नैतिक धरातल को कमज़ोर होता हुआ देखते हुए डब्ल्यू बी ईट्स बहुत परेशान है। और मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था कि अनैतिकता का एक तूफान सा चल रहा है। ये तूफान जिसमें मेरी बेटी अपने पालने में अभी लेटी हुई है। विडंबना ये है कि इस तूफान से उसको बचाएगा कौन? ये छतों को उड़ा देने वाली हवाएं जो चल रही हैं, शायद मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था कि वेयर बाई द हैस्टैक एंड रूफ लेवलिंग विंड ब्रेड ऑन द अटलांटिक। यहाँ से आई थिंक मुझको स्टार्ट करना था। तो ही इज टेलिंग दैट दिस स्टॉर्म is not an ordinary storm. It is the generation of Atlantic. This is the product of Atlantic. ये अटलांटिक का प्रोडक्ट लगता है, अटलांटिक से निकला हुआ तूफान लगता है जो हमारी इस धरती को डुबो देना चाहता है। इस स्थान को विशेष करके डब्ल्यू बी ईट्स लंदन की संस्कृति को लेकर के चिंतित है, वहाँ के हालात को लेकर के चिंतित है। आयरलैंड में जिस तरीके से खून खराबे का वातावरण है, जिस तरीके से अनाचार अत्याचार का वातावरण फैला हुआ है, उसको लेकर के चिंतित है। कहता है ये तूफान इस मिट्टी को खराब कर देगा और ऐसे दौर में मेरी बेटी जिएगी कैसे, क्या उसका भविष्य होगा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो डब्ल्यू बी ईट्स का कंसर्न है वो केवल सोसाइटी को लेकर के नहीं है। ही इज़ वेरी मच एंग्सियस अबाउट द मेंटेलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग पर्सनली। वो अपनी विशेष करके अपनी बेटी को लेकर के भी बहुत चिंतित इसलिए भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बेटी के अंदर ये जो आधुनिकता के दुर्गुण हैं वो व्याप्त हो जाएं।
उसके स्वयं की बेटी के अंदर, राइट। मैंने उसको ये केवल चिंता नहीं है कि दुनिया खराब है इसलिए मेरी बेटी के लिए जीना मुश्किल होगा, कहीं वो दुनिया की सारी खराबियां मेरी बेटी के अंदर ना आ जाएं, इस बात को लेकर के भी वो चिंतित है। बट हियर ही इज टेलिंग दैट आई एम वेरी मच sad, I am very much depressed and in tension. We are not feeling comfort. We are uncomfortable in this heavy storm. Bread of Atlantic can be stayed. काश कि ये ठहर जाता, ये तूफान रुक जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक शायद हम लोगों ने पढ़ाई की है अभी तक। मीन्स W.B. Yeats is very much concerned about the storm of the present generation which is ready to destroy humanity, human vision, moral vision and human values, moral values। जो भ्रष्टता का ये तूफान है, ये नैतिकता के धरातल को पूरी तरीके से डेमोलिश कर देना चाहता है। इन्हीं विचारों में खोया हुआ है W.B. ईट्स अपनी बेटी के भविष्य को लेकर के कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ माई डॉटर। और यही सोचते सोचते एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड। W.B. Yeats is telling कि while I am walking here, while I am roaming here restless, मैं यहाँ जबकि बेचैन होकर के टहल रहा हूँ घंटे भर से। W.B. ईट्स इसी उहापोह में, इसी सोच की स्थिति में टहल रहा है इधर से उधर। ये उसके अंतःकरण के विचार हैं जो उसने कविता के रूप में लिखा है। ये सबसे पहले उसके अंदर चल रहे थे। ये तूफान जो W.B. ईट्स को दिखाई पड़ रहा है वास्तव में भौतिक तूफान नहीं है। व्हाट कैन बी जस्ट वॉच ऑन द कॉमन लैंड सरफेस। This is actually the storm of human mind. The storm, what is running in his mind. So this poem is result of that. स्टूडेंट, जिस तूफान की बात हो रही है ये कोई आंखों से देखा जाने वाला भौतिक धरातल का तूफान नहीं है, बल्कि आधुनिक पीढ़ी को देख करके जो चिंता का तूफान, जो निराशा का तूफान W.B. ईट्स के मस्तिष्क में चल रहा है, उस तूफान को अपने अंतःकरण में झेलते हुए W.B. ईट्स टहल रहा है। एंड प्रेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड। कहता है कि जो मेरे मन के अंदर एक अंधकार सा छाया हुआ है। एंड प्रेड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, प्लीज हेल्प दिस जनरेशन, हेल्प दिस अर्थ। इस पृथ्वी को बचाइए, इस पीढ़ी को बचाइए। वो टहल रहा है। W.B. ईट्स कहता है कि मैं इधर से उधर टहल रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड, क्योंकि मेरा मन एकदम अंधेरे से भर चुका है। ग्रेट ग्लूम, ए ग्रेट सैडनेस एंड पेसिमिज्म इज अप्लाइड ऑन माई ब्रेन। मेरे मन के अंदर, मेरे मस्तिष्क के अंदर एक बहुत बड़ा नैराश्य का साम्राज्य स्थापित हो गया। ग्लूम माने एकदम व्हेन योर स्पिरिट फॉल डाउन, जब आपकी आत्मा एकदम कमज़ोर हो जाती है, जब आप निराशा से घिर जाते हैं, जब आप दुखों से घिर जाते हैं, जब आप डिप्रेस्ड कंडीशन में हो जाते हैं, डिप्रेशन आप पे हावी हो जाता है, तो उसको ग्लूम कहते हैं। जब आपको दुनिया में प्रकाश कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता, चारों ओर निराशा का अंधेरा दिखाई पड़ता है, तो कहता है चूंकि
great gloom that is in my mind, right? मेरे मन के अंदर एक नैराश्य का वातावरण छाया हुआ है। चारों ओर अंधेरा सा मुझे नजर आ रहा है। कहीं कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं कुछ भी शुभ नहीं दिखाई पड़ रहा है। He is very much depressed here, dear students, and he is saying, I have walked and prayed for this young child an hour. इसलिए मैं घंटों तक टहलता रहा और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा अपनी इस नन्ही सी बच्ची के लिए। डब्ल्यू बीट्स इज टेलिंग कि वी आर वॉकिंग हैविंग ए ग्लूम इन माई माइंड, वी आर वॉकिंग having a pain in our mind, we are walking with worry in our mind for future of my child. मैं यहाँ टहल रहा हूँ, एक बेचैनी सी मेरे अंदर है और वो बेचैनी है अपनी बिटिया के भविष्य को लेकर के। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड, इस नन्ही सी जान के लिए एन आवर घंटे भर से मैं टहल रहा हूँ और सोच रहा हूँ, राइट? एंड heard the sea wind scream upon the tower while I am praying to save my child from the dirt of this dirty generation. इस गंदी पीढ़ी की गंदगी से अपनी नन्ही सी जान के भविष्य को बचाने के लिए मैं टहल टहल के ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। वो तूफान जिसमें मुझे घंटों से heard the sea wind scream upon the tower, उन टावरों तक फिर टकराती हुई समुद्री हवाओं की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही हैं। एक्चुअली जिस टाइम W.B. Yeats has written this poem, तो at that time he was staying at a tower. वो स्वयं एक टावर पर ही रह रहा था, एक ऊंचे स्थान पर रह रहा था। तो कहता है समुद्र से उठने वाली जो तेज तूफानी हवाएं हैं ये टावरों से टकरा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाजें जो ऊंचे टावर हैं उनसे जाके टकरा रही हैं। डब्ल्यू बीट्स कहता है कि वी आर लिसनिंग द हॉलिंग साउंड ऑफ द हॉलिंग विंड साउंड ऑफ सी, समुद्र के तेज तूफान से उठने वाली आवाज़ों को, और उन आवाज़ों को मैं टावरों से, उन ऊंचे ऊंचे मीनारों से टकराता हुआ देख रहा हूँ। एंड अंडर द आर्चेस ऑफ ब्रिज, और जो ब्रिज के आर्चेस हैं, सपोर्ट्स हैं, उसमें मैं इन आवाज़ों को सुन पा रहा हूँ। वी आर लिसनिंग द हैवी एंड फियरफुल साउंड, dreadful sound of sea waves, sea storms, and also we are here the arches of the bridge. ये ब्रिज के आर्चेस के नीचे, पुलों के नीचे बने हुए आर्चेस में, या समुद्री खतरनाक तूफानी लहरों को मैं इन टावरों से टकराता हुआ देख रहा हूँ। मीन्स स्टूडेंट्स यू कैन इमेजिन that mentally W.B. Yeats is very much depressed and very much in worry. बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान है W.B. Yeats। ये तूफान कहीं बाहर नहीं दिख रहा उसको, ये सारा का सारा तूफान उसके मन में चल रहा है। He is very much anxious and sad. He is very much anxious and sad, students. Okay? He is telling that and heard the sea wind scream upon the tower and under the arches of the bridge and scream in the elms above the flooded stream. और उफनाती हुई पानी की धाराओं पर मुझे ये आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। वी आर जस्ट लिसनिंग द dreadful sounds, the dangerous sounds here
On this platform, a flooded stream, जो पानी की धाराएं हैं उनमें एक बाढ़ सी आ गई है। एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि हियर you can enjoy the terrible beauty of nature also. One thing I want to add here. Earlier, when you have studied William Wordsworth, right, you have watched the soothing काइंड ऑफ क्वालिटी इन नेचर। और यहाँ माने जब वर्ड्सवर्थ को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो प्रकृति में एक आनंद है, राइट, प्रकृति के आनंददायक स्वरूप को आप लोगों ने देखा है। साथ ही इन्हीं W.B. ईट्स की जो इसके पहले आप लोगों ने पोएम पढ़ी है, द लेक आइजल्स ऑफ इन्नस्फ्री, तो लेक आइजल्स ऑफ इन्नस्फ्री में आप लोगों ने नेचर को देखा और नेचर के उस रूप को देखा जिसमें प्रकृति आपको एक सपोर्ट प्रदान करती है। व्हेन यू आर इन डिप्रेशन और व्हेन यू आर सैड, यू आर फीलिंग लैक ऑफ पीस, राइट। जब आपके जीवन में शांति का अभाव आपको नजर आता है तो उस वक्त प्रकृति का सानिध्य आपको अनंत शांति प्रदान करता है। तो वहाँ पे चाहे झील रहे हों, झरने रहे हों, घाटियाँ रही हों, फूल रहे हों, मेमने रहे हों, जो भी डिस्क्रिप्शन W.B. Yeats has given there, तो all those natural objects were the embodiment of peace, सब शांति के स्वरूप में आपको नजर आए थे। किंतु इस पोयम में आप देख रहे हैं कि वो कभी स्टॉर्म की बात करता है, कभी फ्लड की बात करता है, कभी आर्चेज ऑफ ब्रिज की बात करता है, कभी स्क्रीम अपॉन द टावर की बात करता है, कभी हिस्टैक एंड रूफ लेवलिंग विंड की बात करता है। माने जो एक टेरिबल ब्यूटी है, माने प्रकृति का एक डरावना जो रूप होता है। पिछली पोएम में प्रकृति के खूबसूरत रूप को W.B. ईट्स ने दिखाया था, लेकिन इस पोएम में W.B. ईट्स ने प्रकृति के भयानक रूप को दिखाया है। प्रकृति का जो डरावना स्वरूप होता है उसको दिखाने का प्रयास किया है स्टूडेंट्स। द टेरिबल ब्यूटी ऑफ नेचर, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू फॉर यू। टेरिबल ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति का भयानक सौंदर्य, प्रकृति का डरावना सच, प्रकृति का डरावना पक्ष, ये आपके लिए नया हो सकता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर with the description of terrible beauty of nature, W.B. Yeats is trying to express his feelings, the worry about his daughter, अपनी पुत्री के प्रति जो उसके मन में चिंता है उसको व्यक्त करता है जब वो कहता है कि इन द एल्म्स above द फ्लडेड स्ट्रीम, ये उफनाती हुई जो जल के स्वरूप हैं, उफनाते हुए जल के जो सागर हैं, इनमें मुझे एक भय दिखाई पड़ रहा है और मैं इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रिवरी एंड एक्साइटेड रिवरी, माई रिवरी मीन्स इमोशंस, आपकी भावनाएं। एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित। तो इस वक्त जो मेरे अंदर उत्तेजित भावनाएं हैं, आवर इमोशंस आर जस्ट नाउ एट एक्साइटेड स्टेज, मेरे जो विचार हैं, मेरी जो भावनाएं हैं वो इस समय बड़ी ही एक्साइटेड स्टेज में है, वेरी मच एक्साइटेड। और उन उत्तेजित भावनाओं के साथ मैं कल्पना कर पा रहा हूं। वी आर इमेजिनिंग, W.B. Yeats is imagining actually in this excited emotions, अपनी इन उत्तेजित भावनाओं में, उत्तेजित भावनाओं से मतलब स्टूडेंट जो उसके मन में एकदम अशांति और चिंता के भाव आ गए हैं, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है इस असुरक्षा को लेकर के कि वो कल्पना कर रहा है दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम। वो आज के बारे में तो सोच ही रहा है, वो ज़्यादा परेशान है कि अगर आज ये हालात हैं तो भविष्य कैसा होगा। If today this kind of corruption is all around, if today the life is so difficult and insecure, अगर आज जीवन में भ्रष्टाचार इतना अधिक व्याप्त है,
असुरक्षा का वातावरण इतना अधिक हमारे चारों ओर व्याप्त हो गया है। डब्ल्यू.बी. यीट्स कहता है कि इसका भविष्य क्या होगा, आने वाला कल कैसा होगा, राइट? वेरी मच टेंशनाइज्ड अबाउट हिज फ्यूचर, स्पेशली ऑफ अ डॉटर। अपनी बेटी के भविष्य को लेकर के इतना ज़्यादा चिंतित है, इतना ज़्यादा परेशान है। डांसिंग टू ए फ्रेजाइज ड्रम, एक जैसे नगाड़े की गर्जने की आवाज सुनाई पड़ रही है उसको, राइट? ऐसा लग रहा है जैसे नथिंग इज ऑन प्रॉपर वे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। he is so much depressed, he is so much in tension that some strange kind of sound is being heard by him। उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नगाड़ों की आवाज़ें और नृत्य दिखाई पड़ रहा है। आउट ऑफ द मर्डरर्स इनोसेंस ऑफ द सी, आउट ऑफ द मर्डरर्स इनोसेंस ऑफ द सी, जहां इनोसेंसी आउट ऑफ मर्डरर्स, एक जो मर्डर का एटमॉस्फियर है, राइट? इनोसेंस ऑफ द सी, ये जो सागर की निर्दोषता है, ये निर्दोष सागर। स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ हम लोगों के देहात में, इन लोगों में कहते हैं कि जो जलाशय हैं वो कभी अपने ऊपर दोष नहीं लेते हैं। दोष से मतलब अगर उसमें कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उसके बाद डूबने के बाद वो कभी लाश को स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपनी सतह पे लाके फेंक देते हैं कि जो व्यक्ति आया वो स्वयं डूबा, मैं उसके लिए जिम्मेदार। ये एक ऐसा माना जाता है कि जो समुद्र में अगर कोई चीज़ गिर जाती है, कोई व्यक्ति डूबता है तो समुद्र उसको डूबने नहीं देता, उसको किनारे लाके फेंक देता है। वो आप कभी भी समुद्र में जल्दी से ये नहीं देखेंगे कि कोई समुद्र में डूब गया अगर आप तूफान में नहीं जा रहे हैं। वो सागर में जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको इतना तेज वो लहर मारेगा कि आप बाहर आके गिरेंगे, राइट? तो वो कह रहा है कि इनोसेंस ऑफ द सी, ये जो सागर है ये निर्दोष है। माने यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ क्लेम ओवर सी, बट वी आर वॉचिंग murderous here, it has become murderous means निर्दोष सागर से जो हत्या का तूफान दिखाई पड़ रहा है, इसी में से निकला हुआ यह तूफान है, राइट? मीन्स you can be cheated, you can be the victim of fraud, debauchery from the innocency। ये जो संसार का सागर है, इसमें निर्दोषता दिखाई पड़ने के बावजूद जो यहाँ पे खतरे हैं, जो मर्डर सम एटमॉस्फियर है, ऐसे माहौल में डब्ल्यू.बी. ईट्स इज वेरी मच डिप्रेस्ड एंड वेरी मच वरीड, स्पेशली अबाउट हिज डॉटर। अपनी बेटी को लेकर के बहुत अधिक चिंतित है, राइट स्टूडेंट्स? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इसका थर्ड पैरा है, यहाँ से स्टूडेंट्स जो बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं, स्पेशली पहले लेक्चर में जो मैंने डिलीवर किया था, तो वहाँ से आप अब इसको रिलेट करना शुरू कीजिए। अब यहाँ से डब्ल्यू.बी. ईट्स ने अपनी प्रार्थना प्रारंभ की है। राइट नाउ ही इज गोइंग टू प्रे गॉड। अर्लियर ही हैज मेंशन्ड हिज डिप्रेशन एंड वरी। इसके पहले दो पैसेजेस में डब्ल्यू.बी. ईट्स ने अपनी चिंताओं को दिखाया कि वो चिंतित क्यों है, इतना परेशान क्यों है, उसकी परेशानी का सबब क्या है। लेकिन अब वो उन परेशानियों को व्यक्त करने के बाद उन परेशानियों के निदान के लिए जो ईश्वर से प्रार्थना करने जा रहा है, आखिर वो चाहता क्या है।
what he wish to, तो वो चाहता है कि ओ गॉड, माने ही इज प्रेइंग, मे, ओ गॉड, ही इज प्रेइंग, ही इज एड्रेसिंग गॉड एंड सेइंग मे सी बी ग्रांटेड ब्यूटी। कहता ओ गॉड, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी बेटी को सौंदर्य देना। राइट, ओके स्टूडेंट्स, लेकिन वो सौंदर्य हो कैसा, वो मैं आपसे मांगता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। राइट, अब आगे मैं इन चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में अपने मेंशन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।